हेलो दोस्तों, द स्टडी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के पिछले सेशन में हमने अरबों की सिंध विजय के विषय में जाना था। आज हम बात करेंगे इसके आगे की कहानी की, यानी भारत पर तुर्कों के आक्रमण की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 712 ईस्वी में अरबों से हुई पराजय तथा आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई शक्तियों जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि का उदय हुआ। इन्होंने भारत में आगामी लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान भारत विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा, किंतु 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की परिस्थितियां बनने लगीं। भारतीय शासक आपसी संघर्ष एवं केंद्रीय सत्ता के अभाव में तुर्कों का सामना नहीं कर सके। परिणामतः भारत में तुर्कों का आक्रमण सफल होता है। इस तरह अरबों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को तुर्कों ने पूरा किया। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को ही जाता है। आइए जानते हैं कि तुर्क कौन थे। तुर्क एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी जो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर रहती थी। उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया एवं एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा। अलप्तगीन गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश था। अलप्तगीन सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर वह गजनी वंश की स्थापना कर सका। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहाक फिर बलक्तगीन गद्दी पर बैठा। इसके बाद पीराई फिर सुबुक्तगीन ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। सुबुक्तगीन एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने ही किया था। सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की मुस्लिम था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया था। सुबुक्तगीन के बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनवी शासक बना। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बनने के बाद महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया। 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य केवल भारत की संपत्ति को लूटना था। 1000 ईस्वी में उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। अपने अपमान के कारण जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण करने के दौरान रास्ते में भेरा के निकट आनंदपाल को पराजित किया और 1006 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1009 ईस्वी में आनंदपाल को बेहंद के निकट पराजित करते हुए सिंध से नागरकोट तक महमूद ने आधिपत्य कर लिया। 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर पर हमला किया। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के राजा उसे रोकने में असफल रहे। 1019 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया। रास्ते में उसने बुलंदशहर और मथुरा पर भी आधिपत्य कर लिया। मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के लगभग 1000 मंदिरों को लूटपाट करके उसने नष्ट कर दिया। 1020 ईस्वी में उसने चंदेल शासक विद्याधर की सेना के एक भाग को पराजित किया। 1021-22 ईस्वी में महमूद ने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को संधि के लिए विवश किया एवं कालिंजर के किले का घेरा डाला। उसने विद्याधर के साथ संधि कर उसे 15 किले उपहार में दिए। 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। यहाँ उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। इस समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। 1027 ईस्वी में उसने अंतिम आक्रमण जाटों पर किया। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ये तो बात थी महमूद गजनवी के राजनीतिक अभियानों की। आइए अब इसके बारे में अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं। महमूद गजनवी एक कुशल सेनानी, साहसी शासक, शिक्षित एवं सुसभ्य व्यक्ति था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का संरक्षक था। उसके दरबार में अलबरूनी, कुतुबी, फिरदौसी, अजदी एवं फारूकी जैसे विद्वान थे। कुतुबी ने तारीख-ए-यामनी, फिरदौसी ने शाहनामा एवं अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने
चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसके एक तरफ अरबी भाषा एवं दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में मुद्रा लेख अंकित थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम का हिंदू शाही वंश समाप्त हो गया एवं भारत का मार्ग अन्य आक्रमणकारियों के लिए खुल गया। महमूद गजनवी की लूटपाट से भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई। साथ ही अनेक हिंदू लोगों को मुसलमान बना दिया गया, जिससे भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। आइए अब बात करते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस शून्यता को भरने के लिए दो राज्य अस्तित्व में आए, एक ईरान में ख्वारिज्म का राज्य और दूसरा उत्तरी पश्चिम अफगानिस्तान में गोर का राज्य। माना जाता है कि महमूद गजनवी के एक उत्तराधिकारी बहराम शाह ने गोर राज्य की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस कर गोर शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के दो भाइयों की हत्या करवा दी। प्रतिक्रिया स्वरूप अलाउद्दीन ने गजनी प्रदेश पर हमला कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस कारण अलाउद्दीन हुसैन शाह को जहां सोच की उपाधि प्राप्त हुई। 1163 ईस्वी में संसबनी शाखा के गोर शासक गयासुद्दीन मोहम्मद, जो अलाउद्दीन का चचेरा भाई था, को गोर राज्य की गद्दी प्राप्त हुई। तुर्क जनजातीय परंपरा का पालन करते हुए उसने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी प्रदेश का शासक नियुक्त किया। मोहम्मद गोरी ने अपनी सारी शक्ति भारतीय क्षेत्र की तरफ प्रसार में लगाई, जबकि गयासुद्दीन का ध्यान मध्य एवं पश्चिम की तरफ केंद्रित रहा। मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद गोरी का प्रारंभिक उद्देश्य पंजाब तथा सिंध को जीतना था। उसने किरथर पहाड़ियों में बोलन दर्रे से होकर जाने का निश्चय किया। इससे पूर्व 1175 ईस्वी में वह करमातियों से मुल्तान जीत चुका था। उसके बाद उसने उच्च तथा निचले सिंध को भी जीत लिया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु गुजरात के प्रतापी शासक मूलराज या भीम द्वितीय ने अपनी साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी को पराजित कर दिया। यह भारत में गोरी की प्रथम पराजय थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि पंजाब को आधार बनाए बगैर भारत का सफल अभियान नहीं किया जा सकता है। अतः उसने पंजाब में गजनी वंश के शासक मलिक खुसरव को परास्त किया। 1179 ईस्वी में पेशावर पर गोरी का अधिकार हो गया। 1185 में उसने सियालकोट एवं 1186 ईस्वी में लाहौर को जीतकर पंजाब से गजनी वंश का अस्तित्व समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने दक्षिण पूर्व की ओर देखा, जहां विभिन्न राजपूत राज्यों का शासन था। इस समय उत्तरी भारत में दिल्ली एवं अजमेर पर चौहान वंश का शासन था। दिल्ली की स्थापना तोमर शासक आनंदपाल ने 8वीं सदी में की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय समकालीन शासकों में श्रेष्ठ था। उसने चंदेलों पर हमला कर उन्हें पराजित किया। इसी युद्ध में आला एवं उदल नामक दो भाई मारे गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर हमला किया, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय से उसे पराजित होना पड़ा। उसने मालवा में परमारदी देव को पराजित किया एवं गहड़वालों से भी उसकी शत्रुता थी। इस समय गहड़वाल वंश का शासक जयचंद्र था। पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर पश्चिम की ओर देखा, जबकि मोहम्मद गौरी भी इसी क्षेत्र की तरफ प्रसार को इच्छुक था। अतः उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए एक निर्णायक युद्ध का होना आवश्यक था। 1186 में गौरी द्वारा ताबर हिंद यानी बठिंडा पर कब्जा कर लिया गया। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का कारण बनी। 1191 ईस्वी में बठिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई तथा वह पंजाब की तरफ लौट गया। पृथ्वीराज ने एक ऐतिहासिक भूल की। वह तराइन के युद्ध से संतुष्ट हो गया। उसने पंजाब से गौरी को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 1192 ईस्वी में गौरी पूरी तैयारी के साथ आया तथा तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। यद्यपि पृथ्वीराज चौहान युद्ध के दौरान मैदान से निकल भागा, परंतु आधुनिक सिरसा के निकट वह पकड़ा गया। पृथ्वीराज के अंतिम जीवन के बारे में मतभेद है। मिनहाज कहता है कि उसकी हत्या तत्काल कर दी गई, जबकि हसन निजामी के अनुसार उसे अजमेर ले जाया गया, जहां उसे अधीनस्थ शासक के रूप में रहना पड़ा। इस बात की पुष्टि मुद्रा विषयक प्रमाण से भी होती है, क्योंकि पृथ्वीराज की एक मुद्रा के पृष्ठभाग पर श्री मोहम्मद शाम उत्कीर्ण है। चंद्रवरदाई के अनुसार उसे गजनी ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज ने तीर चलाकर गौरी की हत्या कर दी।
1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपने भारतीय क्षेत्र का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। वस्तुतः मोहम्मद गोरी की मुख्य दिलचस्पी गजनी एवं गोर प्रदेश में ही थी। 1192 से 94 के मध्य ऐबक ने वरन, मेरठ, रणथंभौर, दिल्ली आदि क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से चंदावर के युद्ध में गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। इस प्रकार उसने कन्नौज को भी जीत लिया। इसके बाद गोरी पुनः गोर प्रदेश वापस चला गया। 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात के भीम द्वितीय को पराजित किया। फिर उसने महोबा, कालिंजर एवं खजुराहो पर भी नियंत्रण कर लिया। 1203 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। 1204 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार किया। उसने ओदंतपुरी, विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया और बिहार व बंगाल को जीता। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अंधखुद के युद्ध में ख्वारिज्म के शासक से बुरी तरह पराजित हो गया और पश्चिम एशिया में साम्राज्य विस्तार की उसकी महत्वाकांक्षा खंडित हो गई। अब उसने सारा ध्यान भारत की ओर लगाया। गोरी की मृत्यु की अफवाह के कारण पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए 1205 से 6 ईस्वी में गोरी पंजाब वापस आया एवं खोखरों का दमन किया। यह उसके जीवन का अंतिम अभियान था, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त उसकी हत्या कर्मातियों द्वारा कर दी गई। गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। उसका कहना था कि मेरे दास मेरे पुत्रों के समान हैं, जो मेरी मृत्यु के पश्चात भी मेरे वैभव, मेरे सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। ऐबक को भारतीय क्षेत्र का नियंत्रण प्राप्त हो गया। यल्दौज नामक दास का नियंत्रण गजनी पर हो गया। कुबाचा का शासन उच्च पर स्थापित हो गया। आइए अब मोहम्मद गोरी से संबंधित अन्य तथ्यों पर भी नजर डालते हैं। मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मोहम्मद गोरी ने भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत की। गोरी ने 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी का इक्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर एक ओर कलमा एवं दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण करवाई। तो इस तरह हमने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के बारे में जाना। आइए अब भारत पर तुर्कों की विजय के प्रभाव को भी संक्षेप में देख लेते हैं। तो इसका प्रभाव क्या रहा? भारत में बहुत राजतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई। अब सामंतवाद की जगह केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली ने ले ली। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। तुर्क अपने साथ नई प्रौद्योगिकी लेकर आए, जिससे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। तुर्कों की वजह से भारतीय जाति व्यवस्था को धक्का लगा। जाति व्यवस्था के अंतर्गत पीड़ित लोग नए सुल्तानों के समर्थक हो गए। अब भारतीय सेनाओं के स्वरूप और गठन में भी परिवर्तन आया। अब युद्ध करना किसी एक जाति या वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रह गया। अब प्रशासन की भाषा फारसी हो गई। इससे प्रशासन की भाषा में एक रूपता आई। साथ ही एक समान कानून प्रणाली, सीमा शुल्क विनियमों एवं मुद्रा प्रणाली से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे ऐप द स्टडी बाय मणिकांत सिंह को जरूर डाउनलोड करें, जहां पर आपको अपनी परीक्षा से संबंधित काफ़ी उपयोगी प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। धन्यवाद।